प्यारे बच्चों, प्रिय साथियों, कल बहुत बड़ा एग्ज़ाम का रिजल्ट जहाँ 18 लाख बच्चे बैठते हैं नीट का डिक्लेयर हुआ और उसमें काफ़ी सालों बाद ओवरऑल टॉपर एक बेटी रही, एक गर्ल रही। और सबसे पहले वो हमारे साथ तो है, लेकिन उसके साथ उसकी ताकत जो सबसे ज़्यादा उसके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, माता पिता भी साथ हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा डॉक्टर तनिष्का। और तनिष्का मतलब डायमंड, ये तो तनिष्का है यानी कि सीरीज ऑफ डायमंड्स। तो आपको हम सब की ओर से, जो देख रहे हैं उनकी ओर से, एलन के एक एक हमारे परिवार के सदस्य की ओर से, और जितने बच्चे आपके साथ आज जुड़कर आपकी जर्नी को सुनेंगे उन सब की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत असीम हार्दिक बधाइयाँ। और आगे के सफ़र के लिए जहाँ आपको ऐसा डॉक्टर बनना है कि जब आप फील्ड में उतरकर लोगों के इलाज के लिए शुरुआत करें तो ऐसा काज करें कि सबके दिल में राज करें। उसके लिए बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। इस समय बेटा तनिष्का, आपको ऑल इंडिया 1 रैंक आने पर कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ के लिए मैंने इतने एफर्ट्स डाले थे, मेरे पेरेंट्स ने, आप सब लोग टीचर्स ने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे, तो फाइनली उसका रिजल्ट है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं और आसपास सब लोग मतलब फ़ोन कर रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, सबकी मैसेजेस आ रहे हैं, तो फिर उनको रिप्लाई करके मतलब कंग्रेचुलेशंस, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके दोनों पेरेंट्स, माता पिता जो कि विधाता के रूप में धरती पर, उनकी खुशी के आंसू देख रहा हूँ मैं उनके दोनों के। और मैं तो देख रहा हूँ कि पिताजी तो आज कह रहे होंगे, आप हरियाणा से हैं, वो पिक्चर याद है दंगल? जी जी, आप कह रहे होंगे हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। बिल्कुल तो एक बार सर, बोल दो सर। बिल्कुल सर, हमारी छोरी नहीं, हमारे देश की सभी छोरियां छोरों से कम नहीं है। और हमारी छोरी ने आज वो चरितार्थ करके दिखा दिया। बेटा आप तनिष्का हरियाणा के एक बड़े शहर से नहीं है, नारोल महेंद्रगढ़ वहां से हैं। इस समय आपको पूरा भारत देख रहा है और भारत गांवों का देश है और अधिकतर मिडिल क्लास के लोग इस समय जो गांव में कस्बों में रहते हैं वो आपको देख रहे हैं। तो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारी जैसी एक बेटी ने आज पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि भारत गौरव सम्मान आज आपको मिल रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी मतलब महेंद्रगढ़ में तो पढ़ाई के लिए मतलब एजुकेशन के लिए सब लोग इतने जागरूक हैं, सब लोग मतलब इतना अच्छे से वहाँ पे मतलब मेरी जो 10th तक की एजुकेशन थी वो काफ़ी अच्छे से हुई थी। उन लोगों ने मतलब मेरे बेसिक्स अच्छे से क्लियर किए थे स्कूल में और उसके बाद आप लोगों ने उसमें मतलब फाइनल टचअप किया, तो फिर आज रिज़ल्ट आया। तो मैं अपने जो भी टीचर्स क्लास 1 से जो क्लास 12 तक जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनके लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और उन सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बेटा तुमने एकदम बोला क्लास 1 से लेकर 12 तक, तो चलो जर्नी वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि पढ़ाई की यात्रा शुरू होती है स्कूल से। तो स्कूल टाइम में पढ़ाई में आप कैसे थे? सर क्लास 1 में मैं दूसरे स्कूल में जाती थी, उसके बाद 2nd में मैंने स्कूल चेंज कर लिया था। तो 2nd से 7th तक तो ऐसा नहीं था, मतलब मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। उसके बाद 8th क्लास में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तो करना है। उसके बाद फिर 9th 10th में हमारे स्कूल में मतलब यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल, जहाँ पे मतलब मैंने अपने लाइफ के पूरे 9 साल मेरी वहाँ पे मतलब इतना अच्छा रहा, उन लोगों ने इतना एफर्ट डाला। उसके बाद मतलब मुझे लगता था टीचर्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो फिर मुझे और ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद मैं 11th 12th में एलन आई, तो फिर टीचर्स के साथ मैं पर्सनली कनेक्टेड थी। मुझे कभी भी ऐसा लगता था कि हाँ मतलब मुझसे नहीं होगा, तो फिर मैं टीचर से बात करती थी और वो लोग मुझे मोटिवेट कर देते थे। तो फिर वापस से मुझे मेरा पुराना वाला कॉन्फिडेंस वापस आ जाता था और मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे वो भी मुझसे कनेक्टेड थे 11th 12th में। बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे स्कूलिंग में कहते हैं ना, स्कूल में तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो उस समय आप जब स्कूल में, अगर मैं बोलूँ, मैं इसकी बात तो नहीं करूँगा कि नर्सरी सेक्शन, इससे बहुत सेक्शन होते हैं, फिर आता है प्राइमरी सेक्शन, फिर आता है सेकेंडरी सेक्शन, जिसमें आप कह रहे हो 6 to 10, ये जो 5 साल है इसमें आपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया या और तरह की आपकी कोई एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स में, कोई कल्चर एक्टिविटी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो? में मतलब ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करते थे, तो 8 9 10 तो मेरा पूरा इसी में ओरिएंटेड गया था, पढ़ाई में ओरिएंटेड गया था। बाकी सब चीज़ें अपने आप कम हो गई थी।
नहीं मतलब मैं इसको चाहता हूँ कि बच्चों को आप एक मैसेज दें, क्योंकि आज आप सबको प्रेरणा देने वाली बनी है। सब आपको बिल्कुल सामने एक साच को आँच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो सब आपको देख रहे हैं। तो आपसे ये भी, जो बच्चे इस समय सेकेंडरी में चल रहे हैं, सपना कभी देख लिया होगा डॉक्टर बनने का, लेकिन आपने यार दोनों को हल्का सा वेटेज रखते हुए कि यार शरीर का डेवलपमेंट भी जरूरी है, एक हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है, तो क्या दोनों को मैनेज किया, बैलेंस किया, पढ़ाई को भी इसमें? सर मैंने मतलब पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा था, तो फिर इस वजह से थोड़ा मतलब वो वाला जो डेवलपमेंट होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब एक्सरसाइज वगैरह, वो सब मैंने नहीं की, तो फिर उसका मुझे फिर लॉस पे फील हुआ। तो इसलिए मतलब हमें टाइम मिल जाता है, हम निकाल सकते हैं टाइम, तो मेरे हिसाब से टाइम निकालना चाहिए। चलो अब तो मेडिकल कॉलेज जा रहे हो, आप एम्स जा रहे हो, न्यू दिल्ली एम्स जा रहे हो, तो वहाँ तो सब है, पूरा एंजॉय है, कोई बात नहीं। चलिए अब थोड़े जो बच्चे इस समय 10th के बाद 2 साल सोचते हैं कि अपना जो ड्रीम सोचा है उसको बस अपना बनाना है, तो ये जो 11-12 का जो ट्रैक है इसकी बात करें। आपने डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर बनना है, तो आपने 11-12 के ट्रैक की पढ़ाई कैसे करी थी? क्योंकि इस समय आपको मालूम 11-12 में कोरोना भी चल रहा था, तो आपने कैसे मैनेज किया पढ़ाई सर को? 11th में लॉकडाउन था, तो उस टाइम मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब शायद मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं, मुझे समझ सब आ रहा था, बट मैं ऐसा गोल ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ रही थी, मैं एक्स्ट्रा के चक्कर में ज़्यादा भाग रही थी। मतलब वही चीज़ बार बार रिवाइज करने के बजाय मैं ऐसा कर रही थी कि अलग अलग बुक से पढ़ूंगी तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर मैं फेब में कोटा आई थी 2021 में। तो जब मैं फैब में कोटा आई तो मैंने क्लास में देखा सब बच्चे ये वाला जो हमें स्टडी मटेरियल देता है एलन, इस वाले को और एनसीईआरटी इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तो फिर 3 महीने में रही यहाँ पे, फेब में, मार्च में, अप्रैल में। तो मुझे अपने अंदर खुद अलग सा इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखा, मेरे मार्क्स अचानक से बढ़ गए थे। उसके बाद जो 12th का लॉकडाउन था वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, उसमें मैं टीचर से पर्सनली कनेक्टेड थी। तो जो मेरे 11th में कुछ चैप्टर्स वीक रह गए थे मैंने वो भी कवर कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं वापस से कोटा गई। तब तो मतलब आपसे भी मिली थी मैं एक बार, आपसे तो पेपर से 20 डेज पहले मिली थी, तो आपने उस टाइम इतने अच्छे से मोटिवेट किया कि मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। और 12th में टीचर्स ने सबने मतलब मैनेजमेंट सबने अपना 100% दिया, तो आज ये रिजल्ट आया, वरना शायद नहीं आ पाता। अगर कुछ भी मेरी साइड से या फिर कहीं से भी कमी होती तो सबने अपना 100% दिया तो रिजल्ट आया। जो बच्चे सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें एक साथ कह दी है। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली कि पहले आप बहुत सारी बुक्स, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, फिर आप जब यहाँ आए तो आपको लगा फोकस करके जिसको करना ढंग से करूं। तो आपने एनसीईआरटी और यहाँ जो एलन का स्टडी मटेरियल है उस पर फोकस किया और सब्जेक्ट को आपने ग्रिप के अंदर डेवलप करके और इसमें स्कोरिंग करना चालू किया। तो बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को बैलेंस करने के लिए एलन पर आपका जो एक ट्रैक रहा, जर्नी रही, वो कैसे करते हैं, उसको कैसे ओवरऑल बैलेंस लेके चलें ताकि लगे कि यार कहीं पर भी कोई चीज़ हाथ से छूट नहीं रही है? सर नीट में तो प्राइमरीली उसमें एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस होता है। तो सबसे पहले तो फिजिक्स में एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए सिर्फ तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट एलएन में हमारे एनएटीएस वगैरह वो सब टेस्ट हुए थे, तो फिर मैंने पढ़ भी ली थी, तो मेरी कवर हो गई थी। और जो स्टडी मटीरियल है उसमें मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल नीट के लेवल के, और अगर नीट का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ेगा तो वो कितना बढ़ेगा उस हिसाब से भी सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह सब डिजाइंड है। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो उसमें नीट में तो एक ही स्पेसिफिक टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, वही रिपीट होते जाते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3 वो सब स्टडी मटेरियल में प्रोवाइडेड है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्टडी मटेरियल इनफ है। और उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें इतने सारे एनसीईआरटी में इतने सारे डेटाज है, वो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो तभी करने चाहिए वो डेटाज वगैरह सब लर्न, तब आपको लग रहा है कि मतलब जो इसका बेसिक्स वगैरह सब कॉन्सेप्ट्स है वो मुझे आते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, बट उसमें जितना क्लास में पढ़ाते हैं मेजरली वही क्वेश्चंस आते हैं। वो तो 1-2 वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर से आएंगे। और ऑर्गेनिक में भी मोस्टली तो एनसीईआरटी, नीट तो एनसीईआरटी पूछता है, बाकी क्लास में इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब सब कुछ कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर देते हैं कि ऑर्गेनिक में भी बस, ऑर्गेनिक में तो वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पेपर में भी वही होता है।
तो ऑर्गेनिक में भी ऐसा मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। और फिर बायो में तो एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल ऐसा है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, बट अगर बाहर जाएगा तो जितना जाएगा वो स्टडी मटेरियल में पूरा कवर्ड है। मतलब अगर वो अपना एक लेवल ऊपर करता है तो बिल्कुल स्टडी मटेरियल वैसा बनाया गया है कि वो लेवल ऊपर करेगा तो हम लोग कवर कर लेंगे वो पूरा स्टडी मटेरियल से। मतलब ये बात पक्की हो गई कि एनसीईआरटी तो बायो के हिसाब से एक बाइबल है, टेक्स्ट बुक है। और आपने ये भी कह दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये बात जरूरी है कि हम किसी जगह डिटेल के हिसाब से ये भी देखें वो भी देखें, इन्फॉर्मेशन कहाँ का क्या बहुत कुछ मिल सकती है, बहुत ज्ञान है, लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि जो वास्तव में हमारे लिए पिछले सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे पहले पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन का नंबर बराबर है। मालूम पड़ा हमको जिसको रिवाइज भी करना है उसको ध्यान नहीं दे रहे, और ज्यादा के चक्कर में हम इन चीज पे फोकस नहीं करके वह हमारा ग्रिप हल्का हल्का कह दीजिए हटता जा रहा है। तो बच्चों इसको ध्यान से सुनो। हमारी बिटिया तनिष्का ने या डॉक्टर तनिष्का ने बोलना चाहिए, ये बात क्लियर कर दी कि अपने को ज्यादा के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हम किसी पे ढंग से ग्रिप डेवलप नहीं कर पाए, इसलिए पहले आप सब चीज को ब्रॉड रूप से कवर करो और उसके बाद देख लो कि आपका पुराना पेपर जो चल रहा है पिछले सालों का उससे आप बिल्कुल अच्छी तरह कनेक्ट है कि नहीं, वैसे क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे नहीं कर पा रहे। एलन पर आपके लिए स्टडी मटेरियल या जो भी आपके पढ़ाने के हिसाब से क्लासेस हैं उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ कमी लगती तो बताइए, कैसा रहा आपके ट्रैक पर, उसका कुछ मददगार रहा नहीं रहा? सर मतलब यहाँ पे पूरा सिस्टम मुझे तो पर्सनली इतना अच्छा लगा कि मुझ पे कभी ऐसा लोड भी नहीं आया कि ये इतना सारा हो गया मैं कैसे करूँगी। मतलब बिल्कुल बैलेंस करके चलते थे। क्लासेस हमारी 6 घंटे होती थी, उसके बाद मैं लंच करके जो क्लास में पढ़ाते थे वो पूरा रिवाइज कर लेती थी। और फिर अगर मुझे डाउट्स होते थे तो टीचर्स भी मतलब उनकी क्लास होती थी, उसके बाद वो 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे बाहर डाउट काउंटर पे बैठते थे, तो मैं 7 डाउट क्लियर कर लेती थी अपने। और उसके बाद सब टीचर से मैं व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड थी, तो मुझे डाउट्स आते थे मैं उनको भेज देती थी। और वो मतलब मगर मैं उनको 12 बजे भी डाउट भेजती थी तो वो उस टाइम भी मेरे लिए अवेलेबल रहते थे। मतलब उन्होंने अपना पूरा 100% दिया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो पहले तो हमारे माइनर टेस्ट हुए थे, उसमें वो थोड़े लेवल उनका थोड़ा अप आता था, ताकि अगर थोड़ा बाहर जाएगा तो फिर कितना जाएगा उस लेवल के हिसाब से पूरा मॉड्यूल याद करवा दिया था बायो में। और उसके बाद मेजर टेस्ट थे वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड थे, उनमें एक आधा पॉइंट जो एनसीईआरटी से बाहर पूछता था वो वाला पूछता था कि अगर बाहर जाएगा तो कितना जाएगा। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हुए थे, एसआरजी टेस्ट वगैरह, इतने सारे टेस्ट हुए थे कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर लूँगी। मतलब सिस्टम ने एक तरह से आपके एनसीईआरटी का तो अच्छा रिवीजन करा दिया, वहीं से क्वेश्चन पूछ के, और बीच बीच में हल्के से झटके भी दिए कि बाहर भी आ सकता है आउट ऑफ सिलेबस, तो उसके लिए भी अपन तैयार रहे ताकि जितने भी झटके लग रहे हैं यहाँ लग जाए, वहाँ हमारा ट्रैक स्मूथ रहे। यस सर। चलिए, आप कोविड के हिसाब से यहाँ पर एलन पर आए, तो यहाँ रहने के हिसाब से आपको कोटा का माहौल कैसा लगा? सर कोटा में मतलब इतना ज़्यादा सब पढ़ाई का माहौल है। मतलब आपके आसपास जो लोग मैं क्लास में देखती थी, मतलब बच्चे ऐसे क्लास में ब्रेक में भी डिस्कस करते रहते थे, तो मुझे लगता था अगर ये लोग इतना कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा करूँ जितना मैं कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन जो है वो हेल्दी है। मतलब हम लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं कि इसमें ये क्वालिटी अच्छी है, तो फिर अगर ये भी ऐसे कर रहा है तो अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं भी ऐसे करूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप घर से दूर रहे, यस सर। होम सिकनेस तो होनी चाहिए, घर तो स्वर्ग से सुंदर होता है, लेकिन आपने अपने को कभी कोई स्ट्रेस, कोई ऐसा कोई प्रेशर आया कि कभी कैसे अपने को दूर रखा कि पढ़ाई में फोकस भी कर सकें और घर से वो ताकत भी मिलती रहे? तो बच्चों को बताइए, जो बच्चे अधिकतर कोटा में जो बाहर से आते हैं उनको कैसे मैनेज करना चाहिए कि पढ़ाई में कभी वो स्ट्रेस नहीं आए कि हम घर से दूर हैं। सर अगर हम मतलब पढ़ाई को ऐसा बर्डन लेके पढ़ेंगे कि टीचर्स डांटेंगे हमें पढ़ना है, मम्मी पापा डांटेंगे हमें पढ़ना है, मतलब जब तक अंदर से खुद से नहीं आएगा कि ये चीज़ मतलब ये मेरा ये गोल मतलब मैंने खुद ने सोचा है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर पढ़ोगी नहीं तो क्या करोगे? सुनो ध्यान से, कोई और कह रहा है इसका मतलब आप वास्तव में नहीं जा रहे हो। अगर कोई और मतलब आपके मम्मी पापा आपको बोल रहे पढ़, तो आप अगर बुक लेके बैठ भी जाओगे तो आप अपना कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं बनेगा। मतलब आपका
प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी अगर आप 2 घंटे बैठ रहे हो और आप ऐसे कुछ भी सोचे जा रहे हो। मम्मी पापा जबरदस्ती बिठा के पढ़ा रहे तो आप मैक्सिमम ऐसा आधा घंटा ऐसे, वो भी पूरा मतलब नहीं पढ़ पाओगे जब तक आप अंदर से नहीं सोचोगे कि ये काम मेरा है, मुझे खुद को करना पड़ेगा। और फिर ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, आपको खुद को भी करने पड़ेंगे। आपकी फैमिली भी आपके लिए इतना कर रही है, टीचर्स भी आपके लिए इतना कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी कि वो लोग जो हमारे लिए सोच रहे हैं, मतलब कि हम ये करें तो हम वो करें ही करें। बिल्कुल सही बात है। जिद खुद की होनी चाहिए, अंदर खुद की डिजायर होनी चाहिए। प्रेशर से पढ़ाई होती है क्या? नहीं अभी होती स्कूल में भी कर रहे होंगे तो कुछ देर में किताब दूसरी नजर आ रही होगी। हाँ सर। पेरेंट्स को पढ़ाने के हिसाब से आपने बोला कि पेरेंट बेटा पढ़ो, और मालूम पड़ा बाद में कुछ और किताब आ रही है। तो बहुत सही बात है। और ये तो बात आपने ऐसी बोली कि जैसे आपने आज तक जो कुछ पाया नहीं, अगर उसको पाना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने आज तक किया नहीं। Yes. और वो आपने करके दिखाया, वो सैक्रिफाइस, वो डिवोशन, डेडिकेशन। यहाँ पे जो टेस्ट होते थे, कभी टेस्ट का कोई फियर चलता था? जैसे कल टेस्ट है। सर ऐसा तो नहीं था, मतलब लास्ट में ऐसा यूज टू हो गया था। टेस्ट से पहले मुझे डर नहीं लगता था, बट ऐसा होता था कभी कभी मार्क्स कम आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे आसपास लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ऐसा डर सा लगता था। पर मम्मी पापा कभी भी मतलब मुझे ऐसा फोर्स नहीं करते थे कि तेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, ये ऐसा मतलब ये इतने क्वेश्चन क्यों गलत करके आ रही है तू। वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि तू कर रही है, हमें मतलब तू अपना 100% दे रही है, ये तेरे को भी पता है, हमें भी पता है, जो टीचर्स तुझसे कनेक्टेड है उन सबको भी पता है, तो इन मार्क्स की क्यों टेंशन ले रही है, तो फाइनल थोड़ी ना, फाइनल में पक्का रिजल्ट आएगा अगर तू अपना 100% दे रही है तो। आप दोनों के सपोर्ट, मोटिवेशन के आप दोनों को प्रणाम, नमन। जो पेरेंट्स इसको सुन रहे, ध्यान से सुने। कभी अपने बच्चे पर किसी प्रकार के नंबर का प्रेशर न डालें, उस पर किसी भी तरह के ये ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, नंबर आने चाहिए, या उससे हल्का सा आपने दूरी बढ़ा ली, ऐसा ना करें। फाइनल डे तक उसको पूरा मोटिवेट करिए, बस लेके चलिए, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपने ये बोला बेटा जी ले तो अपनी ज़िंदगी, मुझे मालूम है तो एक दिन कुछ कमाल करेगा, करेगी, तो बेटा फिर क्या मोमेंटम चलेगा, आप देखते रह जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स ही मिलता है मोटिवेशन, वो सबसे ज़्यादा जो उसके हितैषी होते हैं। बेटा आपको जैसे टेस्ट की तो आपने बोल दिया कि, लेकिन जब फाइनल डे आया, यस सर, 16 जुलाई की रात, 17 जुलाई को एग्ज़ाम, उस दिन कैसा लग रहा था? कल सर 17 मुझे जुलाई उस है। टाइम स्ट्रेस नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, मतलब मुझे लगा था मैंने इतने सारे टेस्ट दिए हैं तो फिर हो जाएगा, पर फिर भी खुद के मतलब अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो फिर उस टाइम मतलब मैं सो गई थी, उसके बाद फिर रात को मेरी नींद खुली, मैंने मम्मी को जगाया, मैंने बोला मम्मी नींद नहीं आ रही मुझे, फिर मम्मी ने बोला सो जा अभी, मतलब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मुझे एग्ज़ाम में भी डर नहीं लग रहा था, बट पेपर जब मैंने देखा तो वो थोड़ा लेंदी आया, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये कैसे होगा कंप्लीट। पर फिर भी मैंने मतलब यहाँ पे मेरा टाइम बच जाता था, बट वहाँ पे मैंने पूरा टाइम लिया और ऐसा डरी नहीं मैं। अगर डर जाती तो फिर मैं सिली मिस्टेक्स करके और ज़्यादा गलतियाँ करके आती। तो अगर अपन एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेंगे और मतलब बिल्कुल कूल मोड में देख के आएंगे तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। देखिए ये तो बात बिल्कुल एक कॉमन है कि एग्ज़ाम जो फाइनल होता है उससे पहले हर बच्चे को लगता है कि कल क्या होगा, तो नींद ढंग से नहीं आती है। लेकिन सब साथ में पेरेंट्स होते हैं ना, जब कहते हैं बेटा सब अच्छा होगा तो सो जा, तो वो बचपन की याद से अच्छी नींद वापस आ जाती है। और फिर ये विश्वास नेक्स्ट डे मालूम ही पड़ता है कि पेरेंट्स सही कहा था, उनके आशीर्वाद की ताकत होती है कि वहाँ आप अपना बेस्ट करके आ जाते हैं। तो ये सब बच्चे ध्यान से सुने। एग्ज़ाम जो फाइनल डे है उससे पहले आज आपके सामने टॉपर बैठी, वो भी कह रही मुझे भी उस दिन रात को हल्की सी नींद नहीं आ रही थी, तो मम्मी ने कहा बेटा सो जा, सब अच्छा होगा। तो पेरेंट्स भी बच्चों को हल्का सा आराम से उस दिन ढंग से सुलाएं, क्योंकि बाकी बहुत सो लिए ऐसा नहीं, बाकी तो बहुत जग लिए। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल अगर आपको बेस्ट करना है तो आपको उससे पहले की रात एक पिन ड्रॉप साइलेंस, प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी इस दिमाग का अच्छा यूज़ कर पाएंगे। बेटा आपके टेस्ट के हिसाब से ये जो रिहर्सल चलते थे, पीरियोडिक टेस्ट होते थे, इसमें आपसे सिली मिस्टेक होती थी, हाँ उसको सर, ओवरकम होती कैसे थी। किया? सर सिली मिस्टेक्स तो शुरू में ज़्यादा होती थी, तब मैं जल्दी के चक्कर में मतलब पेपर जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में कि मुझे बस स्पीड बढ़ानी है, तो इस चक्कर में मैं कुछ मतलब गलतियाँ बीच में तो ऐसा हो गया था 5-6 टेस्ट में रिपीट हुई थी, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो मैं ऐसे गलती से गलत करी आती थी। फिर लास्ट में मैंने देखा कि अब तो धीरे धीरे मतलब करना पड़ेगा, वरना अगर लास्ट में अगर कोई चीज़ नहीं आती तो वो गलत होती है तो हमें ऐसा नहीं लगता, मतलब ऐसा बुरा, बट अगर कुछ आते आते हम फाइनल में गलत करके आएंगे तो मतलब
कुछ ज़्यादा ही बुरा लगेगा। तो फिर इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में करती थी, उसके बाद उसको वहीं पे चेक कर लेती थी, उसके सारे ऑप्शंस वगैरह। सर ने मैंने सर से बात की तो सर ने बोला कि इसके सारे ऑप्शंस पढ़, ऐसे बिना देखे, तेरे पास टाइम बहुत है, तू कर लेगी, ऑप्शन सारे पढ़। और ऐसे वो जो ऐसे पूछते हैं कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो सर ने बोला करेक्ट और रॉन्ग जो यहाँ पे आता है उस पे उसको करेक्ट, नोट करेक्ट पे उसको अंडरलाइन कर। ऐसे ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे टेस्ट की तो सिली मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएंगी। मतलब आप बच्चों सुन रहे हो ध्यान से, सिली मिस्टेक आपसे भी होती थी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उसके पीछे सुधार का जुनून लेके चलना है और धीरे देखना है कि वो धीरे धीरे हमारे लिए सिली मिस्टेक का जो लॉस है वो हटता जा रहा है, नहीं हटता जा रहा है। और ये जितने रिहर्सल बन गए, रिहर्सल में जितनी गलती कर लो वो खजाना आपको मिलता जाए, खुश होते जाओ, ताकि फाइनल डे गलती ना हो। तो अपने लिए कोई तुम फाइनल डे जैसे अपने एलन के लिए जो टेस्ट होते थे उसको क्या मान के देते थी? प्रीव्यू टेस्ट के अंदर शुरू में आपके चलते थे माइनर टेस्ट, जब कोर्स खत्म हो गया तो मेजर टेस्ट, उन्हें क्या मान के देती थी? सर मेजर टेस्ट में मैं सोचती थी कि मतलब बस मुझे इसमें अगर एक आधा क्वेश्चन नहीं आएगा तो ठीक है, मतलब मुझे गलती पता चल जाएगी कि मैं फाइनल में क्या गलत कर सकती हूँ, मतलब मेरा जो वीक चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फिर इसलिए बस मैं ऐसा सोचती थी कि मुझसे बस सिली मिस्टेक्स ना हो, और फिर धीरे धीरे ऐसा होता गया, वो अपने आप ख़त्म होती गई थी। अच्छा एक चीज़ बताओ, अपने जैसे संडे आते थे, टेस्ट भी होता था, संडे को टेस्ट दिया, जनरली टेस्ट संडे को होता है, Yes, तो उस दिन संडे को टेस्ट के बाद आप आगे को कैसे मैनेज करते थे? आगे आप अपने डे को कैसे निकालते थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे से पढ़ाई चालू होने वाली थी? सर संडे को टेस्ट होता था तो फिर उसके बाद आंसर की मिल जाती थी मोस्टली, तो साथ साथ तो फिर मैं आके आंसर की मैच करती थी। उसके बाद जो मेरी गलतियाँ होती थी मैं वो एनालाइज करती थी कि इसमें मैंने क्या क्या गलती की। अगर कुछ नहीं आ रहा होता था तो मैं टीचर को वहीं पे कॉल करके पूछ लेती थी कि सर इसमें मतलब क्या होगा, मैंने क्या गलती की। बट अगर कुछ सिली मिस्टेक या फिर ऐसा दिख जाता था कि ये मैंने चैप्टर, ये मेरा थोड़ा वीक था तो फिर मैंने अच्छे से नहीं किया, तो फिर मैं जो उसमें टेस्ट में जो मेरे चैप्टर्स मतलब कुछ टॉपिक्स वगैरह वीक रह गए थे वो सब करती थी। उसके बाद अगले दिन जैसे जो सैटरडे की क्या तो छुट्टी रहती थी या फिर अगर क्लास होती थी तो सैटरडे की क्लास का पूरा पढ़ती थी, जो मंडे को पढ़ाएंगे वो वाला। मतलब बच्चों सुनो ध्यान से, ये नहीं कि आप टेस्ट दे दिए आप तो रेस्ट करेंगे, जब तक उसमें गलती नहीं मालूम पड़ जाए, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, जहाँ नहीं हुआ तो टीचर सपोर्ट लिया, और जो गलत हुआ तो उसका कारण ढूंढा, चीज़ को कल पे नहीं टाला। Yes, तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, कल पे कभी कोई बात टालनी नहीं चाहिए, वरना बाद में कल कभी आता नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपके कभी रैंक अप डाउन होती थी, क्योंकि और बच्चे भी हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? सर रैंक मतलब कई बार तो मोस्टली तो ऐसे कई बार तो कंसिस्टेंट चलती थी कि मेरी मतलब रैंक आ रही है टॉप 5 में। बट एक आध बार ऐसा हुआ था, मतलब शायद 2-3 बार कि मेरी जो वो मेजर टेस्ट में टॉप 10 से बाहर गई थी रैंक। तो फिर जो एग्ज़ाम था उससे लास्ट वाला जो टेस्ट था वो भी मेरा, उसमें शायद मैंने 3 क्वेश्चंस गलत किए थे, उससे पहले मेरा 1 या फिर 2 क्वेश्चन या फिर मतलब एक आध टेस्ट में मेरी गलतियां नहीं हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये अच्छा, ये गलती मैंने अभी कर दी, वरना अगर फाइनल में करके आती तो फिर वो वाला जो नुकसान होगा वो वापस से करेक्ट नहीं हो सकता। अब जो अगर मुझे अपनी गलती पता चल गई तो मैं इसको फाइनल में रिपीट नहीं करूँगी। चलो बेटा आपको हल्का सा आराम देते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं। आप इसको लेके आए कोटा, तो आपको कैसा लगा कोटा का एनवायरनमेंट, कैसे निश्चिंत हुए कि हम यहाँ इसको छोड़ के जाएं? सर मैं जब फर्स्ट टाइम बेटी को और इसकी मम्मी और हम आए थे तो यहाँ विजिट की, तो यहाँ का इन्वायरमेंट देखा, फिर मुझे सभी हेल्पफुल, सभी जो लोग थे यहाँ के हेल्पफुल लगे। और मैंने देखा यहाँ का पढ़ाई का जो स्तर बताया गया भाई किस प्रकार की पढ़ाई होती है, तो और वो जो आपका बैच सिस्टम है, सर ने बताया भाई इसको ये बच्ची वहाँ कंसिस्टेंस करेगी, तो उससे फिर मैं संतुष्ट हुआ। उसके बाद हमने बेटी को वहाँ एक बार यहाँ आने के बाद फिर सर को यस कर दी, और उसके बाद हम बेटी को यहाँ छोड़ के गए। तो हमें सर स्टार्ट में तो थोड़ा सा महसूस हुआ, इसकी मम्मी रही कुछ दिन, भाई बच्ची दूर है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार का यहाँ माहौल देख रहे थे बच्ची को, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा भाई बच्ची हमसे दूर है। यहाँ हर व्यक्ति जो कोटा से जुड़ा हुआ है, तो बेटी की
दूर रहने पर भी हमारे पास रही तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ पे साथ में रहे तो आपको कैसा लगा? क्योंकि और की शायद मदर रह रही हो, ऐसा भी हुआ होगा, आपस में मदर्स मिलती होंगी, बच्चे तो क्लास में पढ़ाई में जाते थे, तो आप लोग क्या बातें होती थी? जैसे यहाँ पहले तो हम शुरू में गुरु कृपा में रुके थे। शुरू में आए तो बहुत ज़्यादा जैसे डर सा लग रहा था कि कैसे रहेगी बच्चे, और शुरू में तो मैं गई तो ये भी रोई थी और मैं भी रोती गई थी पूरा रास्ता बहुत। लेकिन धीरे धीरे ये अंदर कॉन्फिडेंस था कि ये करेगी, और मतलब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट है इसका, ये पढ़ाई में मन लगा लेगी, इसे और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए धीरे धीरे फिर लगा कि हाँ इसका भी मन लग गया। देखो शुरू में बच्चा जब यहाँ आता है तो एडजस्ट करने में तो समय लगता ही है, लेकिन यहाँ का जैसे इन्वायरमेंट जो देखा ना तो एक तरह से तसल्ली भी थी कि यहाँ सब अच्छे हैं। ऐसा यूं नहीं था कि अगर बच्चा खुद ही मान लो कहीं दूसरे ट्रैक पे जा रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें माहौल। तो धीरे धीरे इसने एडजस्ट करना सीख लिया और इसका मन भी लग गया, क्योंकि किताबों में लगी रहती है तो फिर निश्चिंत हो गए जी। फोन पे तो जैसे चलता रहता ही था तो हो गया। सही बात है, किताबों में मन लग रहा है तो अपने आप समय कैसे निकलता है मालूम नहीं पड़ता। और शायद जो 3 भाई बहन है उसमें सबसे बड़ी है तो वहाँ भी दोनों को संभालती होगी, तो आपको लगता है ये बड़ी संभाल लेगी अपने आप को। शुरू में तो नई जगह थी तो सपोर्ट देना जरूरी था, मेंटल कह दीजिए अंदर के मोरल सपोर्ट के लिए, एक मेंटल पीस के लिए, ताकि बच्चा क्लास में आराम से जाए, मम्मी मेरे पास है अभी, और माँ तो पहली गुरु होती है। फिर जब आपको लगा आप संभाल रही अपने आप को, दिक्कत नहीं, वहाँ चले गए। जब वहाँ चले गए तो वहाँ किस संभाला आपने अपने आप को? वहाँ जी शुरू में तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा लगा कि पता नहीं बच्ची कैसे रह रही है, लेकिन फिर ये इसका ये है कि ये एडजस्ट कर लेती है, तो इसने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया था। और फिर वहाँ थोड़ी सी छोटा बच्चा है बेटा, जैसे 3rd क्लास में है, फिर मेरा स्कूल है तो मैं छुट्टियां भी ज्यादा नहीं ले सकती थी, तो यकीन था मुझे इसके ऊपर कि ये अपने आप कर लेगी, ये तो कर लेगी। लेकिन वो छोटे बच्चे हैं उनको संभालना भी बहुत जरूरी है, और इसने ये कर भी दिखाया। हमारा जो अगर आप छोटी बेटी जो आप कह रहे हो शायद 9th में आप, हाँ जी, उसको भी साथ लेके आते तो आज दीदी का जो अचीवमेंट देखते और इसमें पूरा भारत इनको देख रहा है, उसका एक अलग ही उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता, इंस्पायर भी होते। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप घर में सोर्स से तो बच्चे तो अच्छे बिल्कुल पढ़ाई में लगेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा था तो आपको क्या लग रहा था कि इसको वहाँ घर बुला लें कि यहीं पे इसका जो ट्रैक चल रहा है उसको चलने दें? सर ये जैसे टीचर्स यहाँ के थे तो हमें भी लग रहा था कि उनके टच में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ जैसे मुझे तो बहुत डर लग रहा था, ये पूरे इसको कॉन्फिडेंस था। पेपर वाले दिन भी जैसे मैं तो भगवान से प्रेयर कर रही थी कि इसका दिन अच्छा जाए, क्योंकि बच्ची ने मेहनत पूरी की थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कि पता नहीं वो दिन कैसा होगा। देखो भगवान का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, तो बस यूं ही प्रेयर कर रही थी कि जो इसने मेहनत की है ना, भगवान इसकी मेहनत को की जो परिणाम है वो दे दे इसको, और ऊपर वाले की कृपा ही है सर कि आज देख रहा था ईमानदारी से अपने ट्रैक पे चल रही थी, पूरा सैक्रिफाइस, डिवोशन, डेडिकेशन। और आपने बोला कि इसका और कोई ध्यान ही नहीं, बस पढ़ाई के हिसाब से ध्यान रखना और पूरा उसको ऐसे मैनेज करना कहीं पर टाइम किलिंग एक्टिविटी नहीं हो। चलिए अभी इस समय आज एक इतनी बड़ी खुशी है और परिवार के कुछ अभी आपके लोग वहाँ भी आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो अभी आप लोग कैसे आपस में, फोन तो आ रहे होंगे लगातार, कब तक वहाँ रहोगे, तो आप लोग खुशी को किससे मनाना चाहते हैं? हम तो यहाँ पे तैयार हैं इसके बाद बस सेलिब्रेट करने के लिए। हम तो यही चाह रहे हैं सर, आज आपका प्रोग्राम हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद वहाँ भी इसी प्रकार की खुशी हो। भाई वहाँ भी लोगों की दुआएं थी, वो तो उनकी दुआओं के अनुरूप काम हुआ है, तो अच्छी तरह खुशी सेलिब्रेट हो वहाँ भी। चलिए आगे अपन को क्या बनना है? डॉक्टर के हिसाब से तो पहला पढ़ा हुआ, अभी अपना यूजी एंट्रेंस के हिसाब से अपन गए न्यू दिल्ली एम्स,
तो फाइनल डॉक्टर बन के जो आपको फील्ड में उतर के काम करना है, तो क्या सोचा है, क्या डॉक्टर सर बनना अभी है? मतलब पूरा डिसाइड नहीं किया, बट मुझे मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन है, कार्डियो, न्यूरो या फिर ओंको। इन तीनों में से मुझे एक में स्पेशलाइजेशन करना है। उसके बाद मुझे मतलब ऐसा एनजीओ टाइप में भी खोलना है। मतलब एक तो मैं अपनी मेन जॉब करूं जिसमें मतलब जो अर्निंग सोर्स टाइप जिसको बोल सकते हैं, और एक जो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मतलब वो जो लोग इलाज नहीं मिल पाता उनको, और इस वजह से उनकी जो डेथ वगैरह हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ उनके लिए मैं उतना करूँगी। वेरी बहुत बढ़िया। मतलब अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपन 26 जून को मिले थे तो अपनी बात चल रही थी कि बेटा क्या बनना है, तो आपने उस दिन क्या बोला था कि डॉक्टर लगा के, मैंने अपना नाम बताओ, डॉक्टर लगा के, ध्यान है 26 जून हाँ सर, समुन्नत, यस सर, मैथ्स में। और वहां पर लगभग 9:30 का टाइम था रात जी, को। जी। तो उस समय पर जब लास्ट में एक विदा ले रहे थे, तो उस दिन मैंने कहा अपना नाम बताओ, पापा से हाथ मिलाओ। तो पापा से हाथ मिला के क्या बोला, डॉक्टर कौन सा डॉक्टर बोला था? डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डॉक्टर सर मैंने कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर तनिष्का बोला था डॉक्टर सर। तनिष्का। चलिए बहुत बढ़िया बात है, सब आपको सुन रहे हैं, बच्चे स्पेशली आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। अब बताइए इन बच्चों को आप इनके आगे के ट्रैक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर आगे के ट्रैक के लिए मतलब ऐसा है कि अगर आप लोग कुछ सोच लेते हो तो आप उस पर अपना 100% दो। उसके बाद कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मेरी रैंक आएगी नहीं आएगी। अगर इस वाले में हम अपना ज़्यादा सोचेंगे तो फालतू में सिर्फ मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, और रिजल्ट तो मतलब जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा ना। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज़ मतलब ठीक है, अगर आप अपना 100% देते हो और बाई चांस गलती से आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब ये एग्जाम्स हैं, ये लाइफ के पार्ट है, बट ये पूरी लाइफ तो नहीं है ना कि अगर तुम्हारा एक एग्ज़ाम में अगर तुम्हें मतलब रिजल्ट तुम्हारा अच्छा नहीं आया तो इट डज़ नॉट मीन कि तुमने कुछ किया ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास आगे पूरी लाइफ पड़ी है। अगर तुम अपना 100% दोगे तो सब कुछ मतलब पढ़ा हुआ वेस्ट थोड़ी ना जाएगा। आपको लाइफ में भी आगे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जिसमें आपको चांस मिलेगा खुद को प्रूव करने का। तो ऐसा एक, अगर आपका मान लो इस साल आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बात से डीमोटिवेट मत हो, ऐसा मत फील करो कि अरे मेरी तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा। इस बात से सोचो कि कोई नहीं, इस बार तो हो गया बट अगली बार मैं अच्छा करूँगी। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। और पेरेंट्स अगर बच्चों को पढ़ता हुआ देखते हैं तो आप लोगों को उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये नहीं कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तू ऐसा क्यों नहीं कर रही, ऐसा कर, ये वगैरह। अगर बार बार बच्चों को नेगेटिव चीज़ें बोलोगे तो फिर बच्चों के दिमाग में अपने आप नेगेटिविटी बढ़ती है। और एक ये जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो मतलब रिलेशन होता है उसमें गैप भी बढ़ाता है। आपका बच्चा आपसे चीज़ें शेयर करनी बंद कर देगा। मतलब अगर आप उसको बार बार यही बोलोगे कि तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तू ऐसा नहीं, वो बच्चा ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तो फिर अपने बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलो और उनको भी ऐसा ही बोलो कि तू अच्छा कर रहा है, हमें तेरे पे कॉन्फिडेंस है, फाइनली भी अच्छा होगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बच्चों और पेरेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा। बहुत बढ़िया बात, आपने वो बात बोल दी जो मैं पेरेंट्स से बुलवाना चाह रहा था, कहना चाह रहा था मैसेज के रूप में। लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो मैं चाहता हूँ कि एक बार पेरेंट्स से भी सुने। आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों के साथ, उनको मैसेज दीजिए कि बच्चों के हम साथ कैसे चलें। बच्चों के साथ हम जिस प्रकार बेटी हमारी पेपर देती तो इसके कभी मार्क्स कम भी हो जाते थे, तो इसको मैं एक ही बात बोलता था, बेटा तू अपना 100% दे रही है, कोई बात नहीं, अगले पेपर में और ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो हमें कभी भी बेटी को नहीं, तो हमने बोला नहीं, और भी पेरेंट्स को बोलना चाहिए, भाई उसको सपोर्ट देनी चाहिए अपनी तरफ से। हाँ बेटा आप अच्छे कर रहे हो, तो वो और हिम्मत से कार्य करता, और जब नेक्स्ट एग्ज़ाम में था तो उसका और अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम उसी को अप्रिसिएट करें ताकि बच्चा और अपना 100% देने की कोशिश करे। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी मदर साइड की ओर से, मदर पेरेंट को? सर मैंने तो देखो कभी नहीं कहा ये, इसको लगता कि मम्मी, आप कईयों की मम्मियाँ है ना बहुत ऐसे बोलती हैं कि तेरे नंबर यूं, आप कभी कुछ कहते नहीं, बहुत चिल हो। तो मैं हमेशा ही कहती थी कि मुझे पता है बेटा कि तुम अपना कर रहे हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है, तो मेरे करने से क्या होगा। और कभी नंबर कम भी आ जाते थे तो यूं ही कहते थे हम, कोई बात नहीं भाई, आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत कभी जाया नहीं जाती सर, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो किसी भी पेरेंट्स को देखो ऐसे, पहले बात तो बच्चों को डिसाइड कर देना चाहिए कि क्या करना है उनको। उनसे कई
बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि भाई बच्चे में वो कैलिबर नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जो बच्चा करना चाहे वो सही है। और अगर बाय चांस ऐसा हो कि बच्चा थोड़ा सा मान लो वीक भी पड़ जाए, कम नंबर आए, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में डांटने से नंबर नहीं बढ़ते, स्पोर्ट्स से नंबर बढ़ेंगे। बहुत सही बात है आपने जो बात बोली, जो बच्चा करना चाहे। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर बनने का सपना आप लोगों ने दिया, दादाजी ने दिया, किसी ने कहा ये खुद का सपना है इसका? ये इसका खुद का ही सपना था जी। पहले तो मेरी जो माँ अब नहीं है इस दुनिया में, उनको कैंसर हो गया था, तो ये थोड़ी भावुक ज्यादा है, तो ये कहती थी कि मम्मी मैं कैंसर की वो बनूंगी। क्या बात है, प्राउड ऑफ यू। नहीं बेटा ऐसे नहीं करती। शायद आज वो देख रही होंगी तो बहुत ज्यादा कितनी कितनी खुश हो रही होंगी, जहाँ भी देख रही होंगी कि मेरी जो नातिन है वो। और वो कहती भी थी कि बेटा इसकी नजर उतारा कर, कहीं इसको नजर ना लग जाए। तो देखो आज तो आपको नजर उतारनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि आज इतने लोग देख रहे हैं। और वास्तव में बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है आज बिल्कुल। उनको। हाँ, कितनी खुश वो हो रही बहुत होंगी। खुश हो रही होंगी, क्योंकि और बहुत मार्मिक बात है, बहुत सेंसिटिव थोड़ा माहौल हो गया है। और बच्चों, पेरेंट्स जो भी आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए पेरेंट्स को अपना किरदार कैसे निभाना चाहिए। और बच्चों, यहाँ से आप देखिए तनिष्का क्या कह रही हैं कि कभी भी हौसला नहीं खोना चाहिए, कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए, और लगातार अपना बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी आपकी माताश्री ने बोला है, मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा। बस मेहनत करते रहो, कभी जाया वेस्ट नहीं जाएगी, इसको समझो और पेशेंस के साथ लगे रहो। कोई लास्ट में थोड़ा सा मस्ती की बात हो जाए, कभी अपने को रिलैक्स करने के लिए कोई आपकी गाने की एक्टिविटी, कोई बजाने की एक्टिविटी, कोई डांस, कोई ऐसा आपका शौक है, कुछ आप ऐसा करते थे? सर अगर मैं बोर हो जाती थी क्या तो मैं गाने सुन लेती थी, या फिर मेरे जो स्कूल के दोस्त थे मैं उनसे बात कर लेती थी। तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि रिलैक्स हो गया, वापस से मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। सिंपल तरीका है कि आपको जो अच्छा लगता है उसमें अपने को, कभी कोई नेगेटिव बातें आए, कुछ भी बातें सोचा क्या करे यार, तो अपने को वहां लगा लो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। दोस्त से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, किसी को म्यूजिक का शौक है तो वो कर लो, लेकिन कुल मिलाकर अपने को वापस से चार्ज कर लो। तो बच्चों, आप सब चार्ज हो गए होंगे, पेरेंट्स आप भी तैयार हो गए होंगे। आपका भी हल्का सा यूँ कह दीजिए, मैं एक खुद पेरेंट हूँ, तो बस ये जो बात बोली है, ये बात वही जो कलाम साहब बोल गए कि आपका वार्ड वो बने जो वो चाहता है, और अपने वार्ड पे कभी शक ना करें। तो बस हम सब पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को यही बोले, बेटा हम तेरे साथ हैं, एक दिन तो निश्चित रूप से जो अपना बेस्ट कर रहा है, कर रही है, तुझे उसके हिसाब से ऊपर वाला रिवार्ड देगा, क्योंकि वो तुमको देख रहा है, और हॉनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड। चलिए, बहुत यहाँ पर आप लोगों ने समय दिया, बच्चों को गाइड किया। अगेन पूरा एलन परिवार, उसका एक एक सदस्य, और यहाँ तक जितने लोग देख रहे हैं, हम सबको आपको थैंक्स बोलना चाहिए, दिल से आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोग आगे करें और सेशन के वेट, क्योंकि हम तो जा रहे करने सेलिब्रेट। आप होते रहे मोटिवेट, और आपका भी तैयार है मेडिकल कॉलेज का गेट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।